जब बेटे ने बूढ़ी माँ को भीड़ भरे मेले में छोड़ दिया, तब माँ ने उठाया ऐसा कदम कि बेटे बहू के होश उड़ गए। आज अम्मा सुबह सुबह सोकर उठी ही थी कि देखा घर, मोहल्ले और सड़क पर चारों ओर बहुत चहल पहल थी। शिवरात्रि का मेला जो लगने वाला था, तभी उर्मिला जी का बेटा मुकेश नहा धोकर पूजा पाठ करके अपनी माँ के पास आकर बैठ गया और बोला, माँ चलो हम भी मेला घूम आते हैं। माँ भी कई दिनों से मेला नहीं गई थी, सो उनका भी मन हुआ कि जब मुन्ना इतने प्रेम से कह रहा है तो घूम आते हैं। उन्होंने भी सहमति जताई और दोनों माँ बेटा निकल गए मेला देखने। थोड़ी देर में ही मेला में लाखों की भीड़ लग गई और उस भीड़ को चीरती हुई एक वृद्ध औरत दौड़ती जा रही थी और चिल्लाती जा रही थी, मेरा मुन्ना कहाँ चला गया? अभी तो यही था। लेकिन लाखों की भीड़ में उसकी आवाज़ कहीं खो जाती है। वहाँ कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। सभी को आगे जाने की जल्दी जो थी। फिर उसने एक व्यक्ति का हाथ पकड़ा और पूछा, बेटा पीले रंग की कमीज पहने मेरा मुन्ना यही था, कहीं देखा है क्या? उसने ना में सिर हिला दिया, लेकिन वह वृद्ध महिला मुन्ना मुन्ना कहकर चिल्लाती जा रही थी। इतनी भीड़ और शोरगुल में भी उसे यही लग रहा था कि उसका मुन्ना जहाँ कहीं भी होगा उसकी आवाज़ सुनकर दौड़ा चला आएगा। लेकिन शाम होने को आई। चिल्लाते चिल्लाते उस बेचारी बुढ़िया की आवाज़ भी बैठ गई और थक हार कर वह स्वयं भी फिर फूट फूट कर रोने लगी। और कहाँ गया मेरा मुन्ना? कोई तो ढूंढ निकालो उसे, ठीक तो होगा ना वह? ऐसे ही हजारों सवाल सोच सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। तभी भीड़ में से एक पुलिस वाला उसके पास आया और बोला, क्या बात हो गई अम्मा, रो क्यों रही हो? अरे ना जाने मेरा मुन्ना कहाँ चला गया, कुछ देर पहले तक तो मेरा हाथ पकड़े था। अम्मा परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ आइए, मैं लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करवा देता हूँ, जल्दी ही मिल जाएगा तुम्हारा मुन्ना। वह पुलिस वाला अम्मा का हाथ पकड़कर लाउड स्पीकर तक ले गया और कुर्सी आगे खिसकाता हुआ बोला, आओ अम्मा यहाँ बैठ जाओ, लो थोड़ा सा पानी पी लो। बूढ़ी औरत ने तेजी से पानी पिया और गहरी सांस भरकर बोली, बस बेटा मेरा मुन्ना ढूंढ दो, भला होगा तुम्हारा। ठीक है अम्मा, बताओ क्या उम्र है तुम्हारे मुन्ने की? 42 वर्ष का है मेरा मुन्ना। पुलिस वाला जो अपनी डायरी में सारी जानकारी लिख रहा था, यह सुनकर चौंक गया। लिखते लिखते उसका पेन वहीं रुक गया और अपने साथी पुलिस वाले को देखने लगा। क्या हुआ बेटा, लिखते क्यों नहीं? लिखो ना। उसका असली नाम मुकेश है, प्यार से मैं उसे मुन्ना कहती हूँ। अम्मा की बात सुनकर पुलिस वाला फिर से लिखने लगा। कहाँ से हो अम्मा? बेटा अचलपुर गांव से। पुलिस वालों ने लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करवा दी, एक बार नहीं कई बार, लेकिन मुन्ना नहीं आया। शाम ढल चुकी थी। बैठे बैठे निराश हो चुकी अम्मा यह सोचकर पुलिस वालों के पास दोबारा चली गई कि एक बार फिर से अनाउंसमेंट करवा कर देखूं। जाकर देखा तो दोनों पुलिस वाले आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर अम्मा का कलेजा धक से रह गया। वह जोर से चिल्लाई, नहीं बेटा तुम गलत समझ रहे हो, मेरा मुन्ना ऐसा कर ही नहीं सकता। बचपन में तो किसी भीड़ वाली जगह पर मेरी उंगली छोड़ता ही नहीं था मेरा मुन्ना, और अब इतनी भीड़ में मुझे अकेला छोड़कर? नहीं नहीं। लेकिन इतना बोलते बोलते ही उस बूढ़ी माँ के दिमाग ने ही उसके दिल का साथ देना छोड़ दिया और वह धम से जमीन पर बैठ गई और सोचने लगी, कहीं ये लोग सच तो नहीं बोल रहे। आए दिन बहू को हर छोटी बड़ी बात पर दखल देती थी, कहीं उसकी सजा तो नहीं दी मेरे बहू बेटे ने मुझे। मेरे दिमाग में इतना भी समझ में नहीं आया
कि जिस बेटे से मेरी खांसी की दवाई नहीं लाई जाती थी, वह मुझे शिवरात्रि का मेला घुमाने लेकर क्यों आया? और वह बहू जिसको मेरा रसोई में जाना भी खटकता था और घर पर रहना भी, जिसकी घूरती नजरें ही मेरे दिल की धड़कन को तेज करने के लिए काफ़ी थी, वह बहू मुझे घूमने जाते देख इतनी खुश क्यों थी? मैं क्यों नहीं समझ पाई ये चाल? बूढ़ी माँ निराश होकर अपना सिर पकड़कर बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी, दोष मेरा ही था। उसके पिताजी के जाने के बाद मैंने सारा घर अपने बेटे बहू के नाम पर कर दिया। सोचती थी आखिर घर तो मेरा ही है, समय रहते ही सारे काम निपटा दूं तो ही अच्छा है, लेकिन मुझे क्या मालूम था मेरा अपना ही बेटा। सोच सोचकर बूढ़ी माँ का कलेजा मुंह को आ रहा था। रात बीतने लगी, सुबह होने को थी। सोचते सोचते बूढ़ी माँ के कानों में एक अपरिचित आवाज़ आई, क्या बात हुई सर? क्या आज फिर एक बेटा अपनी माँ या बाप को भीड़ में छोड़कर चला गया? फिर पुलिस वाले ने बूढ़ी माँ की तरफ इशारा करते हुए उन्हें रैन बसेरे में छोड़ने के लिए कहा। इतना सुनते ही अम्मा के हलक से एक घुटी हुई सी चीख निकली और वह तेजी से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। बेटा, मैं बूढ़ी जरूर हुई हूँ, पर मैं मजबूर न तो पहले थी और न ही आज हूँ। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों से भय का भाव अचानक गायब हो गया। पुलिस वालों ने अम्मा को रोकने की बहुत कोशिश की। अम्मा, अपने घर का पूरा पता बताओ, हम आपके बेटे को खोज निकालेंगे। लेकिन अम्मा न रुकी और देखते ही देखते भीड़ में गायब हो गई। पुलिस वाले ढूंढते रह गए, लेकिन इतनी भीड़ में उन्हें ढूंढना मुमकिन नहीं था। अम्मा बूढ़ी जरूर थी, लेकिन उनके दिल में खुददारी आज भी जिंदा थी। वे किसी पर बोझ बनकर जीना नहीं चाहती थी। बूढ़ी अम्मा बस तेजी से कदम बढ़ाती जा रही थी। दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। कहाँ जाऊं, क्या करूं? सुबह का समय था, जोर से भूख लगी हुई थी। देखा तो सामने चाय का ठेला था। अपने पल्लू में बंधे 500 रुपये में से 20 रुपये निकालकर चाय वाले को दिए और उससे चाय का कप और 2 ब्रेड लेकर पेड़ के नीचे रखे बेंच पर जाकर बैठ गई। चाय पीते पीते बूढ़ी माँ अपने अतीत में गुम हो गई। उसे वह दिन याद आने लगा जब उनका बेटा पहली बार उनकी गोद में आया था। कैसे उसे चलना सिखाया, फिर दौड़ना, लेकिन देखते ही देखते वह इतना बड़ा हो गया कि उसे अपनी माँ की जरूरत ही नहीं रही। चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन भूख इतनी लगी थी कि वह ठंडी चाय और उसके साथ सूखे ब्रेड भी अच्छे लग रहे थे। चाय पीते पीते अम्मा का ध्यान पेड़ पर कलरव करते पक्षियों और उनकी चहचहाने की आवाज़ ने अपनी ओर खींचा। अम्मा ने बड़े ध्यान से देखा, एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठी थी। थोड़ी देर उड़कर जाती थी, फिर वापस आ जाती और आकर उनसे अपनी भाषा में बात करती। शायद वह अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। अपने बच्चे को उड़ना सिखाने के लिए चिड़िया ने उसे घोंसले से धक्का दिया तो वह डगमगा गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए उड़ने की कोशिश करने लगा और अपनी कोशिश में कामयाब हो गया। चिड़िया खुशी से चहचहाने लगी और उसका बच्चा, जो नया नया उड़ना सीखा था, अब घोंसले में आने को तैयार नहीं था। वह बस उड़ना ही चाहता था, मानो वह उसे बता रहा हो कि अब मैं अपनी देखभाल खुद कर लूँगा। बूढ़ी माँ यह सब देखकर सोचने लगी कि हम भी तो अपने बच्चों को पक्षियों की तरह सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन इन पक्षियों ने आज एक बात अच्छी तरह से सिखाई कि बच्चों को काबिल बनाना तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन न तो हमें बच्चों पर आश्रित होना चाहिए और न ही बच्चों को खुद पर आश्रित रहने देना चाहिए। चलो, समय के साथ यह सीख भी मिलनी थी। ऐसा कहते हुए अम्मा उठकर चल पड़ी। बहुत देर चलते चलते वह एक जगह आकर ठहर गई, जहां जोर जोर से आ रही आवाज़ों ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।
उस ओर देखा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जो अपनी दुकान में चाय बनाते बनाते गुस्से में चिल्लाता जा रहा था और उसके पास खड़े लड़के उसे बोल रहे थे, मिश्रा जी, पराठे कब तक बन जाएंगे? हमें कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है। अम्मा ने नज़र उठाकर देखा तो सामने ही एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। थोड़ी देर रुकिए भाई, अभी बना देता हूँ। यह गधा नौकर भी धंधे के समय अपने गांव चला गया है, दुकानदार ने गुस्से भरे स्वर में कहा। अम्मा उस दुकानदार के पास जाकर बोली, बेटा, यदि तुम बुरा न मानो तो इन बच्चों के लिए मैं पराठे बना देती हूँ। अम्मा की बात सुनकर दुकानदार थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन फिर अम्मा बोली, इन बच्चों को खिलाकर मेरे मन को तृप्ति मिलेगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे 1 रुपया भी नहीं लूँगी। ऐसा कहकर अम्मा ने पराठे बनाने शुरू किए और बच्चों को खिलाए। तभी आवाज़ आई, वाह, इतने स्वादिष्ट पराठे तो हमने जिंदगी में कभी नहीं खाए, मज़ा आ गया। लड़कों के मुंह से तारीफ सुनकर मिश्रा जी को बड़ी खुशी हुई। जैसे ही अम्मा जाने लगी तो मिश्रा जी बोले, अम्मा, मेरे यहाँ काम करोगी? बेटा, काम तो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन जब तुम्हारा नौकर आ जाएगा तो फिर मुझे या उसे किसी एक को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इस बात की चिंता तुम मत करो अम्मा, मेरे पास बहुत काम है। तुम रहती कहाँ हो? मेरा कोई ठिकाना नहीं है बेटा। अम्मा, तुम यही काम करो और रात को यही दुकान में गद्दे पर सो जाना। महीने के 10,000 रुपये के साथ खाना पीना भी दूंगा और रहने की सुविधा भी हो जाएगी। अम्मा ने जब पराठे बनाने शुरू किए तो जो खाता उंगलियां चाटता ही रह जाता। देखते ही देखते अम्मा के पराठे की चर्चा पूरे विश्वविद्यालय में हो रही थी। दोपहर को छुट्टी के बाद तो पराठे खाने वालों की लाइन ही लग गई थी, लेकिन अम्मा के अनुभवी हाथ एक के बाद एक तेजी से पराठे सेकते जा रहे थे। आज मिश्रा जी ने आधे दिन में ही सप्ताह भर की कमाई कर ली थी। सबको खिलाने के बाद अम्मा ने खुद भी खाना खाया। अपनी मेहनत की कमाई से पेट भरकर आज अम्मा को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। विश्वविद्यालय में आने जाने वाले बच्चों को देखकर अम्मा के मन में बार बार अपने 14 वर्ष के पोते मनोज की याद उमड़ आती। सोचने लगी, कुछ सालों बाद मनोज इतना बड़ा हो जाएगा और इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने जाएगा। फिर अचानक एक ख्याल उसके मन को कचोटने लगा। वह सोचने लगी कि अपने पिता के साथ मुझे न पाकर मनोज कितना दुखी हुआ होगा। क्या जवाब दिया होगा उसे मुन्ना ने। फिर बेचारी मन ही मन प्रार्थना करती कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा मेरे बच्चों के साथ कभी न हो। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए और अम्मा के पराठों की लोकप्रियता बढ़ती ही गई। इतने समय में अम्मा के कॉलेज के लड़कों के साथ बहुत अच्छी जान पहचान हो गई और अम्मा तो इतनी कुशल थी कि सारा काम करते करते बच्चों के साथ बतियाती भी रहती थी। आज जब अम्मा पराठे बनाने में व्यस्त थी तो देखा सामने एक 7-8 साल का बच्चा उसकी ओर निहारता जा रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद भरी चमक थी। अम्मा देखते ही समझ गई कि उसे बहुत तेज भूख लगी है। उसने तुरंत एक पराठा प्लेट में रखकर उसे खाने को दिया, लेकिन उसी समय मिश्रा जी पहुंच गए और अम्मा को ऐसा करते देख उस पर बरस पड़े। यहाँ क्या लंगर खोल रखा है जो कोई भी आएगा और खाकर चला जाएगा? यह सुनकर अम्मा को अच्छा नहीं लगा और वह बोली, मेरी पगार में से काट लेना, लेकिन मैं इन बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। अच्छा, अब देख लिया तो कहती हो पगार में से काट लेना, और अगर ना देखता तो तुम तो मेरी दुकान ही लुटा देती। मिश्रा जी का अम्मा को इस तरह भला बुरा कहना कॉलेज के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अम्मा की तरफ से मोर्चा संभालते हुए वे बोले, तुमसे बड़ी है अम्मा, यह कैसे बात कर रहे हो तुम उनसे? तो मिश्रा जी उन्हें झिड़कते हुए बोले, नौकर है तो नौकर जैसा ही बर्ताव करूंगा ना। इतनी बात सुनकर
अम्मा के स्वाभिमान को ठेस लगी। वह सोचने लगी कि नौकरी तो आखिर नौकरी ही होती है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद वह अपनी मर्जी से किसी को पराठा तक नहीं खिला सकती। किसी की गुलामी करना तो अम्मा के स्वभाव में ही नहीं था। बस उसी समय अम्मा ने फैसला कर लिया कि अब वह अपना काम शुरू करेंगी और अपने दम पर जिएंगी। यह सोचकर कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, अम्मा ने एक नई चुनौती स्वीकार कर ली। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। कॉलेज के लड़के उनके साथ थे। उन्होंने अम्मा के रहने के लिए एक किराए पर एक कमरे का इंतजाम और अम्मा के दुकान शुरू करने के लिए आवश्यक वस्तुओं जैसे बेंच, चूल्हा, कुर्सी इत्यादि का भी प्रबंध कर दिया। अम्मा की पिछले 3 महीने की पगार इन सब कार्यों के लिए काफ़ी थी। अम्मा ने अपनी मदद के लिए एक लड़के घनश्याम को नौकरी पर रखा और अगले ही दिन से मिश्रा जी की दुकान के सामने एक बड़े से पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी दुकान खोल दी। कॉलेज के बच्चों ने अम्मा की दुकान का जोर शोर से स्वागत किया। घनश्याम ने दुकान के पास लगे पेड़ पर एक तख्ती लटका दी जिस पर चाय और पराठों के दाम लिखे थे। अपनी दुकान की हर चीज का दाम अम्मा ने मिश्रा जी की दुकान से कम रखा था। घनश्याम अम्मा जी की अच्छी खासी मदद कर दिया करता था। पहले दिन ही उनकी दुकान को अपार सफलता मिली और वहीं मिश्रा जी की दुकान पर सन्नाटा छाया था। उनकी आंखों में अम्मा के लिए कड़वाहट साफ नजर आ रही थी। अम्मा से बैर निकालने के लिए मिश्रा जी ने अपने पराठों का दाम आधा कर दिया। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि कॉलेज के बच्चे आधे दाम पर भी उनके पराठे खाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जिसने एक बार अम्मा के हाथों के पराठों का स्वाद चख लिया वह कहीं और कैसे जा सकता था। अम्मा की दुकान खोले 2 दिन बीत चुके थे। तीसरे दिन सुबह जब अम्मा अपने दुकान पर आई तो देखा एक बेंच की 3 टांगें टूटी हुई पड़ी थी और मिश्रा जी की दुकान जल्दी खुल गई थी। उनके होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी। अम्मा समझ गई कि यह किसका किया धरा है, लेकिन अम्मा ने इसका भी हल निकाल दिया। उन्होंने बेंच की बची हुई एक टांग भी तोड़ दी और फिर अम्मा पराठे बनाने में जुट गई। आज फिर से मिश्रा जी मक्खियां मार रहे थे और अम्मा की दुकान की लाइन टूटने का नाम नहीं ले रही थी। मिश्रा जी की इन हरकतों को देखते हुए कॉलेज के कुछ लड़के, जो कि अम्मा के खास ग्राहक थे, छात्र संघ के प्रधान के साथ शाम को मिश्रा जी की दुकान पर पहुंचे और बोले, क्यों मिश्रा जी, बड़ा शौक चढ़ा है टांगे तोड़वाने का? यह शौक तो हमारे प्रधान जी को भी है। आइंदा ऐसी हरकत हुई तो उनकी बातों से मिश्रा जी के पसीने छूटने लगे। उस दिन के बाद से मिश्रा जी ने अम्मा का काम बिगाड़ने की कोशिश नहीं की और अम्मा का काम दिन ब दिन तरक्की की ऊंचाइयां छूने लगा। अम्मा की रसोई का स्वाद चखने दूर दूर से लोग आने लगे। बहुत वर्षों के बाद अब अम्मा के चेहरे पर चमक लौट आई थी। समय बीतने लगा। कॉलेज के बच्चों की मदद से अम्मा ने अपना बैंक अकाउंट खुलवा लिया और एटीएम कार्ड भी बनवा लिया। कुछ समय में अम्मा ने पास की एक छोटी सी दुकान खरीद ली जिसका नाम रखा गया अम्मा की रसोई, जहां दिन भर बच्चों का जमावड़ा रहता, जो खाने पीने के साथ मोबाइल में दिन भर की खबरें सुनते। एक दिन अम्मा का ध्यान एक खबर ने अपनी ओर खींचा। आज एक बेटा बहू अपनी 65 वर्ष की बीमार बूढ़ी माँ को राम मंदिर में अकेला छोड़कर चले गए। अखबार में बूढ़ी माँ की तस्वीर भी छपी थी। उस बूढ़ी माँ की तस्वीर को देखते ही अम्मा को उसमें अपना चेहरा नजर आने लगा। क्या करेगी वह बेचारी, कहाँ जाएगी? इन सवालों ने अम्मा को घेर लिया। वह तुरंत कुछ पैसे उठाकर अपनी दुकान नौकर के हवाले छोड़कर मंदिर की ओर चल पड़ी। वहां जाकर पता चला कि उस वृद्धा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहां से अम्मा सरकारी अस्पताल पहुंची और उस बूढ़ी औरत की तलाश करने लगी, लेकिन वह औरत उसे कहीं नहीं मिली। अम्मा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो एक कोने में बेहाल
जमीन पर पड़ी थी वह वृद्धा। डॉक्टर से बात करके अम्मा ने उसे बेड दिलवाया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया गया है क्योंकि वह लगातार रोती जा रही थी। कमजोरी बहुत है, इसलिए उनका ध्यान रखना होगा। अम्मा से बेहतर अपनों से बिछुड़ने का गम और कौन समझ सकता था। अम्मा ने उसकी खूब सेवा की, खाने पीने और दवाइयों का ध्यान रखा, पर वह बूढ़ी अम्मा हैरान थी कि कोई अजनबी उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। उसकी प्रश्न भरी नजरों को देखकर अम्मा बोली, बहन, जिस स्थिति में तुम आज हो, कभी मैं भी इसी स्थिति से गुजर चुकी हूँ। जब मेरे अपने बेटे ने मेरा साथ छोड़ दिया था, तब मेरी हालत भी तुम्हारी जैसी ही थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी और आज खुद कमाकर खाने में जो सुकून मिलता है, वह सुकून तो कभी अपने बेटे के साथ रहकर भी नहीं मिला मुझे। इसी तरह मैं तुम्हें भी स्वाभिमानी के साथ जीते हुए देखना चाहती हूँ। वह बुढ़िया रोते हुए बोली, अब तो जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। इस उम्र में अब तक ताकत भी कहाँ बची है कुछ करने की। तो अम्मा ने उसके लिए फल काटे और उसके आगे रखते हुए कहा, अरे तुम पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम सब कुछ कर पाओगी। क्या तुम अपनी इस बहन के साथ रहना पसंद करोगी? लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? वृद्धा ने पूछा। मैं अपनी हर उस बहन की मदद करना चाहती हूँ जो इस अवस्था में बेसहारा कर दी गई है। उस बूढ़ी औरत को फल खिलाते हुए अम्मा बोली। यह सुनकर वह वृद्धा अम्मा के साथ जाने को तैयार हो गई। पुलिस बयान लेने आई तो उस वृद्धा ने कह दिया कि मेरी बहन मुझे लेने आ गई है। उधर अम्मा ने डॉक्टर से बात करके अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ और खाने पीने की खास हिदायत देकर वृद्धा को अस्पताल से छुट्टी दे दी। उस वृद्धा का नाम उमा था। उमा की कहानी भी काफ़ी हद तक अम्मा की तरह ही थी। पति की मृत्यु 5 साल पहले ही हो चुकी थी। उसके 2 बेटे थे जो बारी बारी से उसे अपने घर पर रखते थे, इसलिए नहीं कि वे दोनों माँ के साथ रहना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि माँ का बोझ कोई उठाना नहीं चाहता था। जिस माँ ने दिन रात एक करके अपने बच्चों का ख्याल रखा, जब उस माँ का ख्याल रखने की बारी आई तो दोनों आनाकानी करने लगे थे। थोड़ा समय पहले ही उसका बड़ा बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ विदेश चला गया। अब सारा बोझ छोटे बेटे पर आ गया। माँ की दवाइयों का खर्च करना उसे खलता था। बहू से अपनी सास का दिन भर का काम नहीं होता था। उसके खांसने की आवाज़ बेटे बहू को चुभने लगी थी। इसलिए माँ की जिम्मेदारियों से मुक्त होने के लिए उसका बेटा उसे मंदिर में छोड़ गया। लेकिन अब अम्मा से मिलकर उमा में भी एक नई उम्मीद का संचार हुआ था। उसे लगने लगा था कि वह इस दुनिया में अकेली नहीं। समय बदल चुका है और समय के साथ साथ उसे भी स्वाभिमान के साथ जीना शुरू करना होगा। पूरी तरह ठीक होने के बाद शायद अम्मा के साथ काम पर जाने लगी। अम्मा की रसोई में अचार की बहुत खपत थी जो अम्मा बाहर से मंगवाया करती थी। यह देखकर उमा जी ने बताया कि वह बहुत अच्छा अचार और पापड़ बनाती है। यह सुनकर अम्मा को बहुत खुशी हुई। घनश्याम को पैसे देकर अचार का सामान मंगवाया और उमा ने ढेर सारा अचार बना दिया। और जब बच्चों को पराठे के साथ अचार दिया गया तो वे अचार की तारीफ करते नहीं थके। इसके साथ साथ उन्होंने कई दुकानों पर अचार सप्लाई करना शुरू कर दिया, जिससे आमदनी बढ़ने लगी और उमा में आत्मविश्वास का संचार हुआ। जल्दी ही अम्मा ने उमा के साथ मिलकर एक बड़ा सा घर खरीद लिया, जिसका नाम रखा गया अपना आसियाना। दोनों बहनों ने मिलकर एक मुहिम चला दी। कभी किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी ऐसा बुजुर्ग मिलता जिसे मजबूरी के कारण घर छोड़ना पड़ा या रिश्तेदारों ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया, उन लोगों के लिए उनका अपना आसियाना हमेशा खुला था। धीरे धीरे उनके घर में नए सदस्य जुड़ने लगे।
अचार के साथ उमा ने पापड़ का काम भी शुरू कर दिया और सभी सदस्य मिलकर उनकी इस काम में मदद करते। अम्मा का घर छोड़े हुए 6 साल बीत चुके थे, लेकिन आज वह संतुष्ट थी। अपने साथ साथ वह दूसरों की जिंदगी संवारने का जरिया बन रही थी। आज अम्मा जब पराठा बनाने में व्यस्त थी तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी। अम्मा, बोलो बेटा, क्या चाहिए? मुझे मेरी दादी अम्मा चाहिए। अम्मा ने नज़र उठाकर देखा तो देखती रह गई। सामने जो लड़का खड़ा था उसे पहचान पाना मुश्किल था। अम्मा करुणा भरी आवाज़ में बोली, मनोज, तू मेरा पोता मनोज ही है ना? बहुत बड़ा हो गया रे तू। इतना कहते कहते अम्मा का गला रूंध गया, आंखों से आंसुओं की सैलाब उमड़ गया। सब कुछ छोड़कर अम्मा ने झट से अपने पोते को गले से लगा लिया। तभी अम्मा के कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ आई, जिसे सुनने को अम्मा बरसों से तरस गई थी। तुम कहाँ चली गई थी अम्मा? अम्मा ने उत्सुकतावश देखा तो उसका बेटा और बहू पास में ही खड़े थे। दोनों ही अम्मा को कुछ कमजोर से लग रहे थे। उनके चेहरे से रौनक गायब थी, लेकिन जो चीज़ अम्मा को सबसे ज़्यादा हैरान कर रही थी वह यह थी कि बेटे के साथ साथ उसकी बहू की आंखों में भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों आकर अम्मा से गले मिलकर खूब रोए। कहाँ चली गई थी अम्मा तुम, मुझे छोड़कर? हमारी जिंदगी तो सूनी हो गई थी तुम्हारे बिना। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर अम्मा जड़वत सी रह गई और बोली, क्या मतलब? अगर मेरी इतनी ही जरूरत थी तो मुझे अकेला छोड़कर गया क्यों था? अम्मा, मैं तो तुम्हारा हाथ बराबर थामे हुए था, लेकिन अचानक भीड़ में भगदड़ मचने लगी तो मेरा हाथ छूट गया, पैर फिसला और लोग मुझे रौंदते हुए मेरे ऊपर से निकल गए। उसके बाद मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। इसका मतलब तू मुझे छोड़कर नहीं गया था बेटा? और मैं पगली क्या क्या सोच बैठी। अम्मा स्तब्ध सी खड़ी थी। नहीं अम्मा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने गया तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें एक वृद्धा मिली थी, लेकिन वह नहीं जानते कि वह अचानक कहाँ चली गई। आज जब यहाँ विश्वविद्यालय में आपके पोते का एडमिशन करवाने के लिए आए तो सारे काम करते करते सुबह से दोपहर हो गई। बहुत जोरों से भूख लगी थी। किसी ने बताया कि अम्मा के रसोई के पराठे बहुत स्वादिष्ट होते हैं, सो हम यहाँ चले आए। और अम्मा, सच बताऊं तो बिना खाए पिए ही तृप्ति मिल गई। बेटे की बातें सुनते सुनते अम्मा की आंखों से लगातार पश्चाताप के आंसू बहते जा रहे थे। सोचने लगी कि उन पुलिस वालों के कहने पर मैंने अपने बेटे को कितना गलत समझ लिया था, परंतु मन ही मन में एक संतुष्टि थी कि जो कुछ भी हुआ उसके कारण उसे बहुत से अन्य लोगों की जिंदगी संवारने का मौका मिल गया। आज अम्मा ने अपने बच्चों के लिए ममता से सराबोर हृदय के साथ पराठे बनाए और बैठाकर उन्हें अपने हाथों से खिलाए। यह दृश्य देखकर आसपास खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। अम्मा को अपने बेटे बहू और पोते से मिलते हुए देख उमा जी भी भावुक हो गई। तब अम्मा ने कहा, अरे उमा, ये तुम्हारे भी बेटे बहू हैं, तुम अपना दिल छोटा मत करो। जो मुसीबत में साथ दे वही अपना सगा होता है। उमा ने भी अम्मा के बेटे बहू और पोते को अपने गले से लगाते हुए आनंद का अनुभव किया और ढेर सारा प्यार दिया और आशीर्वाद दिया कि काश सभी को ऐसे बेटा बहू दे भगवान। तो दोस्तों, हमें अपने माता पिता का उनके बुढ़ापे में सेवा जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब तक उनके हाथ पैर चलते हैं तब तक तो वे बहुत अच्छे से रह लेते हैं। बेटे बहू की असली परीक्षा तो तब होती है जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। अगर जो बेटा बहू प्यार से अपने माँ बाप की सेवा उनकी बुढ़ापे में करते हैं, वही सच्चे आशीर्वाद के हकदार होते हैं और उनकी गृहस्थी में भी सुख समृद्धि आती है। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? अपने अनमोल विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।